हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसर ट्यूटर्स। आज हम देखने वाले हैं हैलोजन एक्सचेंज से अल्किल हैलाइड कैसे प्रिपेयर होते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से कैसे जो है अल्किल हैलाइड प्रिपेयर होते हैं। आज हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हैलोजन एक्सचेंज। तो चलिए देखते हैं हैलोजन एक्सचेंज। तो हैलोजन एक्सचेंज में बेसिकली होता क्या है वो देखते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ वन हैलोजन बाय अनदर हैलोजन। तो एक जो हैलोजन है, एक हैलोजन का रिप्लेसमेंट होता है अनदर हैलोजन से। जैसे Cl का रिप्लेसमेंट होता है Br से, या फिर Br का रिप्लेसमेंट I से होता है। इस तरीके के रिएक्शन को बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो है वो दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन हैलोजन एक्सचेंज। तो सबसे पहले है ए फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो उसके दूसरा टाइप है वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन हम देखेंगे क्या होते हैं। सबसे पहले फिंकलस्टीन रिएक्शन देखते हैं। तो देखो, अल्कील हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्कील क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स विद सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो, जब भी अल्कील क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड, हमने जो हमारा कंपाउंड लिया, या तो हमें अल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो आयोडाइड रहेगा, तो हम आयोडीन यहाँ नहीं ले सकते। इसलिए अल्किल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड जब भी ट्रीट करते हैं हम किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। सोडियम आयोडाइड क्या हो गया, रिएजेंट हो गया इन एसीटोन सॉल्यूशन। तो एसीटोन सॉल्यूशन के अंदर जब भी इन दोनों का रिएक्शन हम करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्किल आयोडाइड मिलेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अल्किल आयोडाइड प्रिपेयर करने की ये मेथड है, ये कमर्शियल मेथड हम इसको बोल सकते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है, इससे हम अल्किल आयोडाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। हमें जो ऑब्टेन प्रोडक्ट रहेगा वो अल्किल आयोडाइड रहेगा। तो अब हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या बोलती है। ये देखो, यहाँ पे रिएजेंट हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन में, तो वो देखो NaI। NaI क्या हो गया, ये हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन का रिएजेंट हो गया। ये जो रहता है रिएजेंट, ये जो है आपको लिख के रखना है। ये सब इसके से छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, इसके बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आप ये लिखना भूल जाते हो तो इसलिए मैंने यहाँ लिख के बताया है। पहले स्टेटमेंट, फिर उसमें रिएजेंट कौन सा यूज़ हुआ है, फिर उसके अंदर कौन सा कैटलिस्ट आप ले रहे हो। जैसे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, यहाँ हमने एसीटोन लिया एरो के ऊपर, तो वो आपको लिख के बताया। तो और ज़्यादा जो एग्जामिनर होता है वो चेकिंग के टाइम उसको ईजी जाता है समझने के लिए कि हाँ, इस बच्चे को सब आता है। तो उस तरीके से आप अगर इस तरीके से नोट्स लिखेंगे, इस तरीके से आंसर लिखेंगे, तो आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो रिएजेंट कौन सा यूज़ हुआ है हमारा, NaI जो है, ये रिएजेंट यहाँ पे यूज़ हुआ है और इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन ये रिएक्शन हो रही है। तो चलो रिएक्शन देखते हैं। जब हम अल्किल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करवाएंगे, तो देखो RCl यानी अल्किल क्लोराइड हमारा हो गया, और रिएजेंट कौन सा लिया हमने, NaI, क्योंकि फिंकलस्टीन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है तो हमें सोडियम आयोडाइड ये रिएजेंट लेना पड़ेगा। तो देखो होता क्या है, ये जो I है, ये I इस Cl को रिप्लेस करके उसकी जगह लग जाता है, और ये Cl जो है Na के साथ चले जाता है, जो कि बन जाता है NaCl प्रेसिपिटेट। NaCl का प्रेसिपिटेट बन गया, और ये जो I है जो यहाँ पे Cl के साथ अटैच हो गया, वो बन के क्या मिलेगा, अल्किल आयोडाइड। तो इस तरीके से सिंपल रिएक्शन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज, क्योंकि दो कंपाउंड के बीच में हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है, बाकी कंपाउंड सेम है। तो Cl और I ये दोनों अल्टी पल्टी कर लेते हैं, ये इसके पास चले जाता है और इसका I इसके पास आ जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्किल आयोडाइड और NaCl प्रेसिपिटेट। तो NaCl प्रेसिपिटेट जो है ये हम सेपरेट कर सकते हैं रिएक्शन के बाद बाय फिल्टरेशन। हमें पता है कि प्रेसिपिटेट जो बनते हैं हम उसको फिल्टरेशन से जो है अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो वही यहाँ लिखा है कि कैन बी सेपरेटेड आफ्टर रिएक्शन बाय फिल्टरेशन प्रोसेस। तो देखो, अब हम अल्किल ब्रोमाइड से जो है NaI की रिएक्शन करवाएंगे। जैसे कि आप बताया है, अल्किल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाएंगे जब NaI की, तो हमें क्या मिलेगा, अल्किल आयोडाइड। एक बात और याद रखना है कि हमने एरो पे एसीटोन यूज़ किया है जो कि कैटलिस्ट है। ये रिएक्शन इसके प्रेजेंस में ही होगी, अगर आपने ये नहीं लिया तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। तो आपको ये एरो के ऊपर लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आप ये लिखना भूल जाते हो, तो इसको याद रखना। अब अल्किल ब्रोमाइड क्या होता है वो देखो। अल्किल ब्रोमाइड जब हम सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये लिखना मत भूलना, एसीटोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना रिएक्शन ही नहीं होगी। तो देखो फिर से एक बार ये दोनों अपने अपने हैलोजन एक्सचेंज कर लेंगे। ये Br Na के साथ जाके NaBr बना लेगा, और ये जो I इसके पास का था वो इसके पास जाके अल्किल ब्रोमाइड बना देगा। तो सेम रिएक्शन यहाँ पे हुई, ये एक्सचेंज होके यहाँ पे हमें अल्किल आयोडाइड मिल गया और NaBr मिल गया, जो कि सेपरेट हो सकता है फिल्टरेशन से आफ्टर द रिएक्शन।
तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कैसे अल्किल हैलाइड प्रिपेयर होता है वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले जान लो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। जब भी हमारा रिएजेंट होता है तो उसमें दो पार्ट रहते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचानना और न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानना, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो रिएजेंट जब भी हमारे पास होता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक निगेटिव पार्ट होता है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया HCl, तो HCl में दो पार्ट हमारे पास है, एक पॉजिटिव पार्ट और एक निगेटिव पार्ट। तो H जो है उसमें का वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव पार्ट और Cl जो है वो हो जाएगा निगेटिव पार्ट। तो अब याद रखना, जब भी पॉजिटिव पार्ट जो रहता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और जो निगेटिव पार्ट रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो आपकी इसकी ट्रिक बताता हूँ। निगेटिव यानी एन यानी न्यूक्लियोफाइल। ये याद रखना कि जब भी निगेटिव पार्ट अगर बोला है और आपको पूछा है ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, तो एन से याद रखना ये निगेटिव है इसलिए न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल समझ गया, निगेटिव पार्ट से न्यूक्लियोफाइल होता है और पॉजिटिव पार्ट हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो आपको अब समझ गया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। इसमें इसके नाम से ही आपको मतलब समझ जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन, यानी इलेक्ट्रोफाइल की जगह कोई और सब्स्टिट्यूशन लगना, या जैसे कि हेलोजन लग जाना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये इसके अंदर दो टाइप से ये रिएक्शन होती है। सबसे पहले हम देखते हैं हेलोजनेशन रिएक्शन। तो हेलोजनेशन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो आपको पता है हेलोजनेशन यानी क्या होता है, एडिशन ऑफ हेलोजन को बोलते हैं हेलोजनेशन। तो इसी तरीके से अगर मैंने क्लोरीन ऐड किया तो वो क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन। ब्रोमीन ऐड किया तो ब्रोमिनेशन। तो देखो हेलोजनेशन में इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, व्हेन टोलिन इज ब्रोमिनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। टोलिन यानी देखो, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 अटैच है तो उस कंपाउंड को बोलेंगे टोलिन। ये आपको नया लग रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है ये। नॉमेनक्लेचर में आपको जो टेबल दिया है उसके अंदर ये टोलिन जो है वो आपको बताया गया है। आपको टेबल्स जो है वो अच्छे से करना है, उसमें आपको ये कंपाउंड दिखेगा। तो टोलिन यानी जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 अटैच रहेगा तो उसको बोलेंगे टोलिन। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मिथाइल ग्रुप जब बेंजीन को अटैच है तो मिथाइल बेंजीन बोलेंगे या फिर उसको टोलिन बोलते हैं। तो देखो टोलिन जब ब्रोमिनेटेड होता है यानी कि उसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल में Cl लिया है, लेकिन ये समझाने के लिए आपको स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में दिया है। व्हेन टोलिन इज ब्रोमिनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोटोलिन इज ऑब्टेन। तो जब भी टोलिन जो है ये ब्रोमिनेटेड होगा, हेलोजिनेटेड होगा या फिर क्लोरीनेटेड होगा इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन के प्रेजेंस में जब भी ये रिएक्शन होगी इन दोनों की, तो हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा ऑर्थो और पैरा ब्रोमोटोलिन का। तो ये रिएक्शन से हम समझ में आएगा कि क्या होता है ऑर्थो और पैरा। और टोलिन यानी टोलिन पे जब भी कोई हेलोजन अटैच होगा तो वो बोलेंगे, उसको बोलेंगे हेलोटोलिन। तो हेलो की जगह कोई भी ब्रोमो आ जाएगा, क्लोरो आ जाएगा, आयोडो आ जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं क्या होता है ये हेलोजनेशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो यहाँ पे टोलिन हमारे पास है। टोलिन मैंने यहाँ पे दो जो है कंपाउंड इसके लिए है, क्यों, क्योंकि हमें दो जो प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, एक ऑर्थो पोजीशन वाला और एक पैरा पोजीशन वाला। तो देखो जब मैंने ये कंपाउंड ये टोलिन के अंदर Cl2 यानी इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन बोलेंगे। तो जब मैंने इसका क्लोरीनेशन करवाया तो क्या होगा, दो प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं, एक ऑर्थो पोजीशन का और एक पैरा पोजीशन का। तो देखो ये जो डायग्राम है ये पेंसिल वाली, इसको देखो। तो जब मैंने इसको ओपन करके लिखा, जैसे कि ये जो है ये डायरेक्टली लाइन वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन जब मैंने इसको ओपन करके लिखा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH3 जो है ये हमारा ऊपर वाला हो गया और बाकी मैंने बेंजीन रिंग को इसके नाम से लिखा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 बेंजीन रिंग हो गया और एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये देखो अब जो यहाँ का एक H है ये कौन सा पोजीशन है, इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो एक मैंने अगर पैरा पोजीशन का H हटा दिया, ये मैंने पैरा पोजीशन का H हटा दिया और यहाँ पे मैंने एक Cl लिख दिया, तो हमारा कौन सा कंपाउंड ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे हेलोजनेशन हो गया। इलेक्ट्रोफाइल हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, Cl से। हमारे पास 4 Cl है, कैसे 4 हो गए, ये 2 और ये Cl2 यानी ऑलरेडी 2 होते हैं और मैंने Cl2 के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इसलिए ये कितने हो गए, 4 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ये मैंने एक Cl4 में से एक Cl मैंने यहाँ अटैच किया और यहाँ का जो H है वही H यहाँ पे बच गया। तो एक H बचने की वजह से फिर यहाँ का एक और Cl यहाँ पे आ जाएगा Cl। तो मेरे पास कितने Cl हो गए, 2 Cl मैंने यूज़ कर लिए, एक Cl यहाँ लग गया और एक HCl बोल के बाहर निकल गया। तो
ये देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl, तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, क्लोरोटोलिन। क्लोरोटोलिन ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा। ऑर्थो ये पैरा पोजीशन पे है, इसलिए पी क्लोरोटोलिन इसका नाम हो जाएगा। अब दूसरी बार जब मैं इसका दूसरी रिएक्शन जब मैं करूँगा पैरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन के लिए, तो मैं ऑर्थो की जगह का एच हटा के यहाँ पे Cl अटैच करूँगा। हमारे पास 4 Cl है, तो एक Cl मैंने यहाँ लगा दिया, और जो बचा हुआ 3 में से एक Cl बचा है वो HCl बोल के बाहर निकल जाएगा। तो देखो इस तरीके से हमारे पास 2 कंपाउंड मिलेंगे। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे एक Cl मिल जाएगा, इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थोक्लोरोटोलिन, ये हो जाएगा इसका नाम। तो हमें एक पैराक्लोरोटोलिन मिला और एक ऑर्थोक्लोरोटोलिन मिला। तो इस तरीके से हमें जो कंपाउंड जो है हमारा हमें मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलिन हमें मिल गया। तो इस तरीके से ये हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल मैंने बताया कि रिएजेंट में 2 पार्ट होते हैं, एक H यानी पॉजिटिव पार्ट, और जो Cl जो है निगेटिव पार्ट उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और पॉजिटिव पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो H क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसलिए वो कौन सा वाला इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो वो इलेक्ट्रोफाइल जो है उसका सब्स्टिट्यूशन हुआ किसके साथ, Cl से। तो Cl जब H की जगह आके लगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हैलोजन एक्सचेंज में सेकंड पार्ट है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अभी हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन देखी, अब हम स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है वो देखेंगे। दोनों हैलोजन एक्सचेंज के ही टाइप है, दोनों में एक्सचेंज हैलोजन का ही होना है, सिर्फ रिएजेंट अलग अलग है। फर्स्ट में हमने जो रिएजेंट लिया था वो सोडियम आयोडाइड था, लेकिन इस बार हम मेटल फ्लोराइड लेंगे। मेटल फ्लोराइड यानी क्या होंगे वो सब हम आगे देखेंगे। पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि स्वार्ट्ज रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है। तो अल्कील फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अल्कील क्लोराइड्स। अल्कील फ्लोराइड्स यानी जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है, अल्कील फ्लोराइड यानी R बॉन्ड F, इसको अल्कील फ्लोराइड बोलते हैं। तो अल्कील फ्लोराइड जो है वो प्रिपेयर हो सकते हैं कैसे, तो हीटिंग ऑफ अल्कील क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स। अल्कील क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो ऑलरेडी यहाँ पे हमने रिएजेंट में लिया है। तो अगर मैंने R बॉन्ड F यहाँ लिया तो ये फ्लोरीन एक्सचेंज होकर क्या कुछ रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। तो या तो ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड्स, ये वाले अल्कील हलाइड्स हमें लेने पड़ेंगे। तो अल्कील क्लोराइड या ब्रोमाइड को जब भी हीट करेंगे किसके साथ, मेटल फ्लोराइड के साथ, तो हमें रिजल्टिंग कंपाउंड क्या मिलेगा, अल्कील फ्लोराइड मिलेंगे। तो अल्कील फ्लोराइड में बताया गया है मेटल फ्लोराइड्स। तो मेटल फ्लोराइड्स क्या होते हैं वो देखो, इसके एग्जाम्पल है AgF, H2F2, AsF3, SbF3। तो ये मेटल फ्लोराइड्स हो गए अलग अलग टाइप के। जो फ्लोराइड जो है मेटल के साथ जब भी कोई कंपाउंड बनाता है तो उसको मेटल फ्लोराइड बोलते हैं। तो ये 4 टाइप के मेटल फ्लोराइड्स हो गए। जब भी इसकी रिएक्शन हम अल्कील क्लोराइड या ब्रोमाइड से करवाएंगे तो हमें रिजल्टिंग कंपाउंड क्या मिलेगा, अल्कील फ्लोराइड्स मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है अल्कील, सबसे पहले अल्कील क्लोराइड लिया है और उसकी रिएक्शन करवाई है मैंने सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो जब ये दोनों की रिएक्शन होगी, इसको हीट करेंगे, तो हमें रिजल्टिंग कंपाउंड क्या मिलेगा, जो ये F है, ये F और Cl ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। ये Cl की जगह F आ जाएगा और F की जगह ये Cl आ जाएगा। तो वही यहाँ पे हुआ, R बॉन्ड F हमें अल्कील फ्लोराइड मिला और AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिला। तो ये जो प्रेसिपिटेट है ये फिल्टरेशन से अलग सेपरेट हो सकते हैं। हमने लास्ट रिएक्शन में फिंगरस्टीन रिएक्शन में भी देखा, तो प्रेसिपिटेट जो है वो फिल्टरेशन से अलग हो जाते हैं। फिर हम R बॉन्ड Br यानी अल्कील ब्रोमाइड की रिएक्शन देखेंगे। अल्कील ब्रोमाइड जब सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, उसको हीट करेंगे, तो हमें अल्कील फ्लोराइड ही मिलेगा और AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो इस तरीके से स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन बेसिकली अल्कील फ्लोराइड्स के प्रिपरेशन के लिए यूज़ होती है। तो हमेशा याद रखना है कि स्वार्ट्ज रिएक्शन कब हम यूज़ करेंगे, तो जब भी हमें अल्कील फ्लोराइड प्रिपेयर करना रहेगा तो यूज़ करेंगे, जो ये मेथड है हम यूज़ करेंगे। और अगर हमें अल्कील आयोडाइड प्रिपेयर करना रहेगा तो हम फिंकलस्टीन रिएक्शन भी यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका एक कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस भी बहुत सारे इसके ऊपर आते हैं, MCQs बेस्ड। तो एक क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉम्पिटिटिव कॉर्नर, यानी कि कॉम्पिटिटिव में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है। तो जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। बोर्ड एग्जाम में वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक्सरसाइज एक बेसिक एक आपको क्वेश्चन सेट होते हैं जिससे आपको चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आया क्या नहीं वो देखने के लिए, वो टेस्ट करने के लिए आपको एक्सरसाइज होती है। तो आपको हर चैप्टर पढ़ने के बाद वीडियोस को देख के, वीडियोस के बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी चाहिए। तो ये उसी में का एक क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्कील फ्लोराइड इज़।
तो अल्कील फ्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ होती है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए जिसको आता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अल्कील फ्लोराइड अगर हमें प्रिपेयर करना है तो कौन सी रिएक्शन हम यूज़ करेंगे, और फिंकलस्टीन रिएक्शन हम कब यूज़ करते हैं, और स्वॉर्ट्स रिएक्शन कब यूज़ करते हैं। तो स्वॉर्ट्स रिएक्शन कब यूज़ होती है? अल्कील फ्लोराइड के लिए यूज़ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, अल्कील फ्लोराइड। और फिंकलस्टीन रिएक्शन कब यूज़ होती है? जब हमें अल्कील आयोडाइड प्रिपेयर करना होता है तब। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस था। ऐसे ही क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और क्वेश्चंस आपको अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको एग्ज़ाम में कुछ डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा, आपके लिए बहुत इजी जाएगा कि क्वेश्चन समझ के उसको आंसर करने में। नेक्स्ट हमारे पास है सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन जो है आपके सिलेबस से रिड्यूस्ड है, वो डिलीटेड सिलेबस में आता है, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको ये जो है सैंडमेयर्स रिएक्शन, ये सीईटी में भी नहीं पूछा जाता है और ना ही बोर्ड्स में पूछा जाता है, तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे। तो ये थी सिंपल रिएक्शन। यहाँ हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हैलाइड्स ख़त्म हुआ। अब हम देखेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कील हैलाइड्स। तो अब हम देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कील हैलाइड्स। ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट किया, अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड यानी क्या हो गया? जब दो मॉलिक्यूल के बीच में के बॉन्ड को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। और उसका नेचर यानी वो कौन से टाइप का है, पोलर है या फिर कोवेलेंट है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक है, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड। तो जब भी हमारा अल्कील हैलाइड जब फॉर्म होता है तो उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सी बॉन्ड एक्स। इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो जिसमें कि सी जो होता है कार्बन, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है डेल्टा पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव इस पर जो है चार्ज होता है कार्बन के ऊपर। इसको या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं ये पार्शियल पॉजिटिव है। और जो हमारा एक्स वाला पार्ट है, जो हेलोजन वाला पार्ट है, उसका जो चार्ज होता है वो होता है डेल्टा निगेटिव। डेल्टा निगेटिव को हम ऐसा भी बोल सकते हैं पार्शियली निगेटिव ये बॉन्ड है। तो कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव बॉन्ड और हमारे हेलोजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव बॉन्ड। हमेशा याद रखना हेलोजन जो होता है ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ये बात हमेशा याद रखना है। ये आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पॉइंट ही दिया है कि कार्बन जो है ये जो हेलोजन है Cl Br F, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो ये बात याद रखना। तो अल्कील हैलाइड्स आर मॉडरेटली पोलर कंपाउंड्स। पोलर कंपाउंड्स यानी क्या? जब भी दो कंपाउंड के बीच में पार्शियल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है तो वो जो कंपाउंड जो होता है वो पोलर कंपाउंड होता है। और उसके बीच का जो बॉन्ड होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हम उसको बोलते हैं। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब आता है? जब भी दो कंपाउंड के बीच में जब भी कोई बॉन्ड बनता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बनता है, और उन दोनों कंपाउंड के ऊपर अगर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो आगे देखो क्या दिया है, जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे हेलोजन की साइज़ डिक्रीज होती है। इसको समझने के लिए आपको देखो एक एग्जांपल देता हूँ कि जो CH3F यानी मिथाइल फ्लोराइड, इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होगा किससे? CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड से। तो जैसे जैसे हेलोजन की साइज़ बढ़ती है, साइज़ यानी जो F के बाद Cl आता है, Cl के बाद Br आता है, Br के बाद I आता है, तो जैसे जैसे ये आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड की जो ताकत बोल सकते हैं हम, वो बढ़ती जाती है। तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है डिक्रीज़ होती जाती है। तो जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतनी उसकी जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की, हेलोजन जैसे जैसे बढ़ेंगे साइज़ हेलोजन का, वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होते जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि CH3F के बीच में सिर्फ इतना सा बॉन्ड है, और जो CH3I है, CH3I के बीच में इतना बड़ा बॉन्ड है। तो ये ब्रेक होने में बहुत इजी जाता है, लेकिन ये जो CH3F है, इन दोनों के बीच में बहुत कॉम्पैक्ट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ब्रेक होने में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जैसे जैसे बॉन्ड साइज़ डिक्रीज़ होगी वैसे वैसे हेलोजन की साइज़ बढ़ती जाएगी। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे जैसे हेलोजन की साइज़ बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी। इसका एक स्टेटमेंट ऐसा भी हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by साइज ऑफ हेलोजन। तो ये पॉइंट याद रखना कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ हेलोजन को। तो जैसे जैसे हेलोजन की साइज बढ़ेगी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज होती जाएगी।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैसे हायर होता है कैसे लोअर होता है, तो ये सब पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है वो हम देखेंगे। और जैसे जैसे आइसोमेरिक कंपाउंड में ब्रांचेस जो है वो बढ़ती जाती है, उसके बेसिस पे जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे इंक्रीज़ होता है वो अब हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसे पड़ता है, जैसे जैसे एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट और ऑल्सो इंक्रीजेज। तो मॉलिक्यूलर मास जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसको, मॉलिक्यूलर मास को। बीपी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो एग्जाम्पल के थ्रू अब हम समझते हैं। देखो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH2 CH2 Br। तो इसका कॉम्पैक्ट वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H7Br। तो इसमें देखो 3 कार्बन है, और दूसरे वाले जो कंपाउंड में कितने कार्बन है, CH3 CH2 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 Br। तो इसमें कितने कार्बन है, C4H9Br। तो देखो दोनों फार्मूलाज में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, एक तो कार्बन इसमें ज़्यादा है और हाइड्रोजन भी ज़्यादा, इसमें कार्बन कम है इसमें कार्बन ज़्यादा है। तो जैसे ही हमारा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, देखो इसमें ज़्यादा कार्बन है इसमें कम कार्बन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम रहेगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है और ज़्यादा जो कार्बन है वो है। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। जितना जितना कम उसका मॉलिक्यूलर मास उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अब हम देखेंगे आइसोमेरिक कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट कैसे अफेक्ट करता है, कि कैसे ब्रांच बढ़ी तो कैसे वो डिक्रीज़ होता है या इंक्रीज़ होता है। तो देखो आइसोमेरिक कंपाउंड में ब्रांच जैसे जैसे पड़ेगी उसमें कैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। तो देखो आइसोमेरिक कंपाउंड यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन जो उसमें ब्रांचेस है वो बढ़ जाती है। फार्मूला सेम है लेकिन उसके रूप अलग अलग है, ऐसा इसका बोलने का मतलब है। तो उसको ही आइसोमेरिक कंपाउंड हम बोलते हैं। तो देखो ये जो है ये तीनों कंपाउंड सेम है, तो सेम कैसे है वो आपको बताऊंगा अब मैं। देखो CH3 CH2 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 Br यानी C5H11Br। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी हो जाएगा। तो इसमें हमको पता है अल्किल हैलाइड तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो ये वाला कौन सा हो गया, ये सेकेंडरी हो गया और ये वाला टर्शियरी हो गया। क्यों, 1 2 3 कार्बन एक ही कार्बन को अटैच है, इसलिए कौन सा हो गया, टर्शियरी। और सेकेंडरी ये क्यों हो गया, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे CH3 अटैच है, इसलिए हो जाएगा सेकेंडरी। और ये प्राइमरी क्यों है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे Br अटैच है, इसलिए प्राइमरी। ये तीनों के फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, इसलिए उसको आइसोमेरिक कंपाउंड बोलते हैं। तो जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होगी हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो इसमें एक और बात याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच ऑफ द कंपाउंड। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस रहेगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, और जितनी कम ब्रांचेस रहेगी जैसे कि ये कंपाउंड, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। अब हम देखते हैं जितने ज़्यादा कार्बन एटम अगर कोई कंपाउंड में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे उस पर अफेक्ट करेगा। देखो हमारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर RI जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा रहेगा, Br का कम रहेगा, Cl का कम रहेगा और F का उससे भी कम रहेगा। तो ये कैसे चेंज हुआ, देखो जो F है वो सबसे पहले आता है, इसलिए उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा पास में है CH3 के। जैसे मैं एग्जांपल में बताया, जितना जितना दूर दूर हम जाएंगे उतनी बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी, और उतना वो कंपाउंड जो है वो लूज़ पड़ता जाएगा, उनका जो बॉन्ड है वो लूज़ रहेगा। तो यहाँ क्या बताया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड डिक्रीजेस इन ऑर्डर, RI का सबसे ज़्यादा रहेगा और RF का सबसे कम रहेगा। और ये जो Br और Cl है ये भी, इनके भी बॉन्ड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा रहेंगे RF से। देखो यहाँ पे एक टेबल दिया है, ये टेबल में एग्जांपल दिए हैं। जो CH3F है इसका बॉइलिंग पॉइंट 194.6 है, CH3Cl का बॉइलिंग पॉइंट 248.8 है। यानी कि देखो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम है, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर यहाँ बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से ये बॉइलिंग पॉइंट का डेविएशन हमें दिखाई देता है। अब देखो आगे क्या है, हेलोजन जो है, हेलोजन का जो यहाँ में क्या दिखाया है, फॉर द गिवन हेलोजन बॉइलिंग पॉइंट राइजेस विथ इंक्रीजिंग कार्बन नंबर्स। तो देखो कार्बन नंबर बढ़ने पे कैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ये एग्जांपल है
देखो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में एक ही कार्बन है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 248। और देखो लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो 351। तो ये दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, इसका सबसे कम है और इसका सबसे ज़्यादा है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है, जितने ज़्यादा कार्बन नंबर्स बढ़ेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया है, इसका 351 हो गया क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है, इसलिए इसका 248 है। तो इस तरीके से ये बॉइलिंग पॉइंट में हमें डेविएशन दिखाई देता है। ये दो टाइप से हमें पता चलता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। आज के लिए हम यही रुकते हैं। आज हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हैलाइड्स देखा, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है अल्कील हैलाइड की वो देखा। उसके अंदर हमने 4 जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इंपॉर्टेंट वो स्टडी किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे अल्कील हैलाइड का, और फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आगे के लेक्चर मिस मत करना। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, जेसर ट्यूटर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के वीडियोज़ आते रहेंगे और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो शेयर कीजिए। थैंक यू।